नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DC247 में। जैसे कि हम आयोगों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, आज हम नेक्स्ट महिला आयोग की बात करेंगे। महिला आयोग में राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण। तो राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। इनका परिचय, इनका निर्माण क्यों किया गया। हालांकि महिला आयोग का निर्माण समझ में आ रहा है कि महिलाओं को उत्थान हेतु महिला आयोग का गठन किया गया है, ताकि महिलाओं को अधिक से अधिक संरक्षण मिल सके, उनके साथ हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनका विकास किया जा सके। संरचना की बात करेंगे कि इसमें कितने सदस्य हैं और कैसे कैसे कार्य करेगा। सेवा शर्तों के बारे में बात करेंगे तो निर्धारित इनकी नियमावली होगी कि इन नियमों का पालन करते हुए आयोग को अपने कार्यों का संपादन करना है। इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी चर्चा करेंगे और शक्तियाँ एवं कार्य क्या क्या हैं, इनकी बात करते हुए चुनौती और चुनौतियों को दूर करने के लिए किए जा रहे उपाय और जो आगे किए जा सकते हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। और अन्य तथ्यों के साथ ये चर्चा करेंगे हम कि अभी तक जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, पहला अध्यक्ष कौन, कब, क्या बना, इसके संबंध में हम यहाँ पर बात करेंगे। यहीं राज्य महिला आयोग की बात करें तो परिचय और संरचना, इसमें थोड़ा परिवर्तन है। इसके अतिरिक्त ये समस्त बातें इस पर भी लागू होती हैं, है ना। कोई महिला आयोग होगा, सेवा शर्तें राज्य के द्वारा निर्धारित होंगी, तो आइडियल सेवा शर्तों को ही हम लागू करने की चाह रखेंगे। साथ में उसके उद्देश्य, हर महिला, कोई भी आयोग होगा अगर राज्य में हो या केंद्र में हो तो उनको उद्देश्य लगभग सिमिलर ही होता है। जैसे महिला आयोग है तो चाहे केंद्र में महिला आयोग हो या राज्य में, दोनों का काम क्या है, दोनों का उद्देश्य क्या है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। इसी तरह कार्य, चुनौतियां, शक्तियां, ये सब सामान्य है। अन्य तथ्य में थोड़ा परिवर्तन। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत इसके परिचय की। तो परिचय में हम बता दें इसको, ये संविधिक निकाय है, अर्थात ये एक विधि द्वारा निर्मित है। कौन सी विधि? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार इसका गठन 10 जनवरी 1992 को किया गया था। ठीक, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और इसका नोडल मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण, इसका कई बार क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय महिला आयोग का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है, यह इसका नोडल मंत्रालय है। अधिकारिता की बात करें तो इसको कितने अधिकार प्राप्त हैं, कहाँ तक ये जा सकता है? तो इसे सिविल न्यायालय का अधिकार प्राप्त है, अर्थात ये सिविल न्यायालय की शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है। संरचना की बात करें दोस्तों तो ये बहुसदस्यीय निकाय है, अर्थात इसमें एक या एक से अधिक सदस्य हैं। तो एक अध्यक्ष और 5 सदस्य हैं। ये सदस्य इनमें से इन सदस्यों की बात करें तो एक सदस्य एसटी से, अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति से होना अनिवार्य है। इसके साथ ही एक सचिव होता है जो कि इसकी जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं उनकी देखरेख, उनका संचालन करने में सहयोग करता है। तो वो जो सचिव होगा वो वरिष्ठ IAS होगा, साथ में वह समाजशास्त्र की गतिविधियों से भली पूर्ण से परिचित होगा, उसका विशेषज्ञ होगा। इन दोनों की नियुक्ति, सचिव की एवं अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नोडल मंत्रालय द्वारा ही की जाती है ना। मतलब कि महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ही इसके अध्यक्ष, इसके सदस्य एवं इसके सचिव की नियुक्ति की जाती है। सेवा शर्तों की बात करें तो कार्यकाल इनका 3 वर्ष या आयु के 70 वर्ष, जो भी पहले हो उस पर ये कार्य करेंगे। वेतन भत्तों की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा इसके वेतन भत्ते निर्धारित किए जा सकते हैं। समय समय पर केंद्र सरकार चाहे तो इनके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी कमी कर सकती है, परंतु नियुक्ति के समय जो था, है ना, नियुक्ति के समय जो उसमें सेवा शर्तें थी उसमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, है ना। बाद में नए अध्यक्ष, नए सदस्यों के लिए वो लागू हो सकता है, परंतु अगर हमने उन्हें जिन सेवा शर्तों के साथ नियुक्त किया था वो अपना पूर्ण कार्यकाल, जितना भी उनका कार्यकाल होगा वो उसी सेवा शर्तों के अधीन ही पूरा करेंगे। त्याग पत्र की बात करें तो भारत सरकार को अपना त्याग पत्र देंगे और
इनको अगर त्याग पत्र ये नहीं दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये पद से ना रहें, सरकार द्वारा ये चाहा जाता है कि ये पद में ना रहे, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि ये अपने पद पर नहीं रह सकते, जैसे कि ये अगर शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो, अनैतिक व्यवहार हो, आचरण इनका अच्छा ना हो, दोष सिद्ध हो जाए न्यायालय द्वारा, न्याय निर्णित कर दे न्यायालय किसी दोष में, इसको अपराधी घोषित कर दे, है ना। इसके साथ ही ये बहुत महत्वपूर्ण, बिना पूर्व सूचना के लगातार 3 बैठकों में अगर अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तो इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे उद्देश्यों की। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा गठित करने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि महिलाओं को अधिक से अधिक सुदृढ़ करना, उनको सशक्तिकरण प्रदान करना, उनको उनके हाथों में शक्ति दे देना, जिससे कि आगे वो बढ़ सकें। इसके साथ ही हम बात करें उनके प्रमुख उद्देश्यों की, तो 4 प्रमुख उद्देश्यों की बात करते हैं। महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी उपायों की समीक्षा करना, महिलाओं से संबंधित जितने भी कानूनी उपाय हैं, जितने भी कानून बने हैं, चाहे दहेज एक्ट ले लीजिए, है ना, महिला के विवाह संबंधी आयु के संबंध में जो है ना, और गर्भपात वगैरह संबंधी जितने भी मामले हैं दहेज उत्पीड़न से लेकर के, तो सभी चीज़ों को उनको समीक्षा करना कि अगर इन्हें हम लेकर आए हैं तो क्या ये अपना प्रभावी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना, ऐसे उपायों की सिफारिश करना जिससे महिलाओं के ऊपर अगर अत्याचार हो तो उसे रोका जा सके, है ना। एक तो हो ना, अगर हो तो उन्हें रोका जा सके। शिकायतों के निवारण को बढ़ावा देना। देखिए दोस्तों, अगर आज महिलाओं को आज 2M दर्जा दिया जा रहा था कुछ समय पहले तक, अब तो महिलाएं सामान्य हैं, तो 2M महिलाओं को से संबंधित जो शिकायतें हैं उनका निवारण शीघ्र से शीघ्र हो सके, इसके लिए जिलों में महिला थाने की व्यवस्था करना, है ना। महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन जिले में एक थाने की व्यवस्था कर देना, जिसके तहत तो महिलाओं से संबंधित समस्त उत्पीड़न के मामलों पर निगरानी रख सके। महिला को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों में जितनी भी नीतियां, जितने भी सरकार द्वारा कानून बनाए जाएं, उसके संबंध में समस्त जानकारी उन्हें किस तरह सुनिश्चित की जा सके, ऐसे सभी मामलों पर सरकार को आयोग के द्वारा सिफारिश की जाती है, ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़कर उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास किया जा सके। कार्य और शक्तियों की बात करें तो ये कानून के अधीन उपलब्ध कराए गए, है ना, कानून के अधीन उपलब्ध कराए गए उपायों की समीक्षा करना एवं उनका परीक्षण करना। मतलब ये है दोस्तों यहाँ पर कि सरकार द्वारा समय समय पर कानून बनाए गए हैं, और हमारे संविधान में भी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, है ना। उनका किस तरह से उपयोग किया जाए जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद मिल सके, तो उन समस्त मामलों, उन समस्त कानूनों का परीक्षण करना कि क्या वो जिन मानदंडों को रखकर उनका निर्माण किया गया था उन्हें वो पूर्ण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब बातों की समीक्षा करना। प्राप्त अधिकारों, संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों के उल्लंघन पर हस्तक्षेप करना। अगर महिला के किसी अधिकार पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उल्लंघन होता है तो आयोग द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा और उसे उसके अधिकार प्रदान करने में सहयोग किया जाएगा। अपितु मानसिक रूप से तो ठीक ही है, उसे अर्थ संबंधी अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है अपने अधिकारों को प्राप्त करने में, तो उसका सहयोग महिला आयोग के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के उपायों को प्रभावी बनाना। महिला सशक्तिकरण को, इसका मुख्य उद्देश्य, हमने इसका गठन ही किया था कि महिला को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान किया जा सके, तो प्रभावी बनाना एवं सरकार को सलाह देना। सरकार को ऐसे सलाह देना जिससे वो नित नई ऐसी योजनाओं को लागू करे जिससे अधिक से अधिक महिलाओं का विकास हो सके, न अपितु शहरों की नहीं, गाँव की और जो पिछड़ी हुई क्षेत्र हैं हमारे देश में, वहाँ की भी महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का सरकार के द्वारा प्रयत्न किया जाना चाहिए। भेदभाव एवं उत्पीड़न, आज हम देखते हैं बालक और बालिका में भेदभाव है। इसी प्रकार अगर मजदूरी है, कोई भी कार्य करता है इंसान, तो उसमें 2 पक्ष होते हैं, है ना, एक महिला और पुरुष। तो इनके बीच जो असमानता है, जो खाई है, उसको पाटने का कार्य भी महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। और अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव या उत्पीड़न महिला के साथ होता है तो उसके संबंध में जांच करने का और उक्त कार्यवाही करने का, हमने बात की थी कि राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, अतः यह कार्यवाही को भी अंजाम देगी। संघ एवं राज्य के अधीन
महिला विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। किन राज्यों में, संघ में, संपूर्ण भारत में महिलाओं की पूर्व 10 वर्षों की अपेक्षा अब में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसके साथ ही राज्यों में महिलाओं का स्तर कहां तक सुधरा है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में उनकी क्या सहभागिता बढ़ी है, कमी है, इन सब के बारे में महिला आयोग द्वारा निरीक्षण एवं जांच की जाती है और उसके संबंध में सरकार को रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना, महिलाओं को अधिक से अधिक घर के बाहर निकालना, उनका उपयोग अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में करना। अभी तक महिलाएं घर में रहती हैं, कोई काम नहीं करती, लेकिन वो घर का पूरा कार्य करती हैं, तो उसके साथ ही उन्हें अर्थव्यवस्था की मूल धारा में जोड़ने का प्रयत्न भी महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। ये आयोग क्या है, वार्षिक प्रतिवेदन देता है केंद्र सरकार को। आयोग वार्षिक प्रतिवेदन अपना केंद्र सरकार को देगा और उसमें क्या रहेगा, वर्ष भर में महिलाओं की प्रगति, महिलाओं द्वारा के संबंध में अपराध जो हुए और उनमें क्या सुधार किए जाएं जिनसे अपराध को कम किया जा सके, इन सब नीतियों का पूरा ब्यौरा महिला आयोग द्वारा सरकार को प्रदान किया जाता है। और सरकार के द्वारा दोनों सदनों में, मतलब उच्च सदन एवं निम्न सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा में उसको रखा जाता है और उस पर चर्चा की जाएगी और यहाँ तक कि यहाँ पर जो भी बातें होंगी उसको सरकार प्रमाणिक रूप से प्रस्तुत करेगी कागजों के साथ। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके प्रमुख चुनौतियों की और उपाय की, कि इसके ऊपर हम बात करेंगे चुनौतियों की। तो महिला अधिकारों से इनकी क्या चुनौतियां हैं, महिला अधिकारों से संबंधित समस्त संवैधानिक एवं कानूनी जो हमने उपबंध किए हुए हैं उनको धरातल पर लेकर आना, है ना। जो नियम और कानून हैं उनको कागजों तक सीमित ना करके उन्हें हर महिला तक पहुंच को उसकी सुनिश्चित करवाना, ताकि महिला उन अधिकारों का प्रयोग कर सके, उनको अपनी सुरक्षा हेतु उन अधिकारों का प्रयोग कर सके। अभी वर्तमान में क्या है, महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनको अभी इतने सारे अधिकार प्राप्त हैं, जिसकी वजह से वह अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती। तो महिला अपने अधिकारों का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि महिला को उसके अधिकारों की बात, तो अधिकारों तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके, उन्हें शिक्षित कर उन जितने भी अधिकार हैं, है ना, जितने भी हैं सभी अधिकारों को महिलाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करवाना। रेडियो, अखबार, समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी महिलाओं के अधिकार हैं उन्हें बीच बीच में महिला आयोग के द्वारा उन्हें प्रसारित करने की अनुमति देना, जिससे अधिक से अधिक महिलाओं को उसका लाभ मिल सके और वो इस प्रताड़ना युक्त जो जीवन जी रही हो उससे वो मुक्ति प्राप्त कर सके। उपाय में अगर हम बात करें तो उपाय सिर्फ एक ही है कि महिला आयोग को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देना चाहिए, किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और अपराध रोकने हेतु जो कानून है उनको और कठोर करते हुए महिलाओं के लिए नित नए नियम बनाने चाहिए, जो कि वर्तमान में जरूरी है, जो कि हमने देखा है सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। चाहे महिला आयोग, चाहे निर्भया केस के बाद हमारे देश में जो नए नए कानून बने हैं उसको लेकर हम कह सकते हैं कि सरकार इस ओर एक कदम बढ़ा रही है, परंतु सरकार को ना केवल इनकी ओर आगे बढ़ना चाहिए इनके सजा पर, अपितु सुधार करना चाहिए, समाज में जन जागृति पैदा करनी चाहिए, जिससे कि महिलाओं के ऊपर जो हो रहे अत्याचार हैं वो कम हो सके, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें अब तक के अध्यक्षों की, कई बार पूछता है, तो पहला अध्यक्ष कौन था, पहली अध्यक्ष कौन थी, तो जयंती पटनायक जी थी। उसके बाद आप देख लीजिएगा कि सभी अध्यक्षों के नाम वी मोहन गिरी, विभा पाटसारथी, पूर्णिमा अडवाणी, गिरिजा व्यास, ये जितने भी अध्यक्ष हैं इनके बारे में आप पूछ सकता है कभी भी कि इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं था। जो ये गिरिजा व्यास जी हैं, इन्होंने सर्वाधिक सबसे लंबा कार्यकाल करा है, लगातार 2 बार, है ना। तो सर्वाधिक समय तक महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी, तो गिरिजा व्यास जी थी। पहली कौन थी, तो जयंती पटनायक जी थी। वर्तमान कौन है, तो रेखा शर्मा है। और पूर्व कौन थी, तो ललिता कुमार मंगलम है। तो दोस्तों ये रहा राष्ट्रीय महिला आयोग। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की। राज्य महिला आयोग की, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की, तो इसकी स्थापना में थोड़ा परिवर्तन है, बस स्थापना में। इसके अतिरिक्त सब कुछ सेम है, थोड़ा सा सदस्यों में, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी जनसंख्या भी है, इसलिए इसकी सदस्य संख्या में थोड़ा सा डिफरेंट है। और बाकी इनकी कार्य, इनकी सेवा शर्तें, इनकी चुनौतियाँ और इनके लिए जो उपाय हैं दोनों ही इक्वल हैं, कोई अंतर नहीं है। तो हम बात करें अगर राज्य महिला आयोग की स्थापना की, तो 13 दिसंबर 1946 को विधानसभा द्वारा पारित एक अधिनियम
अधिनियम 1995 की धारा 3 बहुत महत्वपूर्ण, किस अधिनियम के तहत हुआ? तो अधिनियम 1995 की धारा 3 के द्वारा इसका गठन, राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 को किया गया। तो अगर पूछा जाए तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो अधिनियम 1995 की धारा 3 के द्वारा। और कब किया गया? तो 23 मार्च 1998 को किया गया। इसकी संरचना भी बहुसदस्यीय है, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की थी। इसमें जो सदस्य संख्या होती है, और हमने उसमें बात की थी कि एक SC, एक ST और एक SC, एक ST होना चाहिए। इसमें एक और ऐड है, एक OBC महिला, मतलब इन तीनों वर्गों की महिलाओं को उसमें एक होना चाहिए सदस्य में। और इसकी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें मध्य प्रदेश में, तो श्रीमती शोभा ओझा वर्तमान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और ये रहा अपना राज्य महिला आयोग। बाकी सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है, उसी के तहत सेम सब कुछ है। अब आपको जो भी समस्या अगर इस वीडियो में लगे, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।